देखो, डेप्रीसिएशन सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहता है प्लस वन लेवल से आप डेप्रीसिएशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पर यहां एक दो मेथड एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है। डेप्रीसिएशन का पूरा रूल, पूरा कंसेप्ट कहां मेंशन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। जैसे फिक्स असेट्स की वैल्यू कैसे लगेगी, क्या फिक्स असेट्स में आता है, कैसे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, ये सारे रूल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पीपीई, फुल फॉर्म प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ये डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। यहां सिर्फ इसके नेम मेंशन है हमारे फाउंडेशन के अंदर। चलो, फिलहाल डेप्रीसिएशन है क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द cost of depreciable assets over its useful life। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत से मीनिंग बताती है। ये वाली डेफिनेशन, डेप्रीसिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या करने की प्रोसेस है? कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स को बांटने की, किसमें? उसकी यूजफुल लाइफ में। यहां पे कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स। कॉस्ट का मतलब जैसे आप चीज खरीदते हैं, परचेज प्राइस, मशीन है, बिल्डिंग है, कई बार उस पर टीडी होता है, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कोई मशीन खरीदी, वो तो एमआरपी तो ज्यादा ही होता है चीजों पे, तो उसमें शॉपकीपर कुछ परसेंटेज कट करता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। या होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर वो हमें देता है। जो प्राइस है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ है। जैसे आपको मशीन पे एमआरपी 1 लाख है, 20% ऑफ करके ऑफर आ रहा है 80,000 का, तो 80 प्लस अगर कोई टैक्सेस लगे हैं, इफ नॉट क्रेडिटेबल। +1 से पढ़ते थे, कई बार मशीन पे जो इनपुट वैट लगता था वो आगे आउटपुट में से एडजस्ट हो जाएगा, देन दैट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो तो आगे एडजस्ट हो जाएगा। मान लो मैंने एक मशीन परचेज की 1 लाख की, उस पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जो है 6% ईच है, मान लो कितना हुआ? 6,000। आपकी मशीन 112 की होगी अगर ये 6,000 क्रेडिटेबल नहीं है। तो अगर ये क्रेडिटेबल है, क्रेडिटेबल का मतलब इट मींस कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर ये आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में से कट जाएगा तो फिर भैया पार्ट एक बार नहीं होगी। कॉस्ट का पार्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन फिर कितनी लेके चलेंगे आप? 1 लाख। क्योंकि जो आपने 12,000 टैक्स भरा जरूर है, पर ये आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं, ये कहां से एडजस्ट हो जाएगा? आपका आउटपुट टैक्स में से। इन दैट केस कॉस्ट मस्ट बी टेकन एज 1 लाख। यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन रुपीज 1 लाख। सही है? क्लियर? अगर क्रेडिटेबल नहीं है देन ओके, हमारी पॉकेट पे तो 1/12 ही लग गया, फिर 1/12। नॉर्मली बिजनेस में यूज होने वाली जो मशीनें हैं ना, उनका टैक्स क्रेडिटेबल होता है, एडजस्ट हो जाता है। बिल्डिंग का नहीं होता। बिल्डिंग पे कोई टैक्स लगाया, सीमेंट खरीदा, ईंटें खरीदी, उस पे जीएसटी लगाया, वो क्रेडिटेबल नहीं होता। वो फिर जोड़ लो भैया कॉस्ट में, और क्या, आपकी कॉस्ट ज्यादा मान लो बिल्डिंग की, और क्या, ठीक है ना। तो वो चीज, चलो, कॉस्ट का मतलब एक तो ये हो गया, डिस्काउंट टैक्सेस वगैरह एडजस्ट कर लो, प्लस
कोई मशीन है तो उसका ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होता है। कई बार इंश्योरेंस दो तरह का होता है। मशीन बॉम्बे से आनी है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो ट्रकों में लोड होके आनी है, तो वो 2-4 दिन की जर्नी है उसकी, उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है। 2-4 दिन का भी इंश्योरेंस हो जाता है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, और आपको पता भी है, वैसे मैंने आपको बताया महान है हम बहुत, लेकिन कई चीजों में बहुत घटियापन भी है। एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, लोग लूटने में देरी नहीं करते। यहां हेल्प बाद में करेंगे, कहता पहले माल लूटो। एप्पल का ट्रक पलट गया था पठानकोट में, उसके एप्पल लूट लेगी जनता। वैसे हमें डर लगता है, डेड बॉडी है, बंदा मरा पड़ा है, लेकिन उसकी चेन, उसका वॉलेट, उसका रिस्ट वॉच निकालने में देरी भी नहीं लगती। हम लोगों को ले जाते हैं लोग उड़ा के। तो मान लो रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसका बीमा होता है। ये रोड पे ट्रक दौड़ते हैं ना, तो 1-2 दिन 3 दिन का इंश्योरेंस, ट्रक पहुंच गया बीमा खत्म। ठीक है, लाखों की चीज है, रास्ते में नुकसान हो जाए तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्ची अच्छे है, क्या करवा लो, इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, वो भी असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, और लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, भैया ट्रक का किराया भी लगेगा। बॉम्बे से मशीन आ रही है, चाइना से आ रही है, फिर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, प्लस और भी खर्चे, वहां से आएगा माल। जो भी मशीन का ट्रक का किराया है, ट्रकों में लोड होके आई, लोडिंग, वहां लोड किया, लेबर ने पैसे लिए, यहां आके हमारे लोकेशन पे उतारेंगे, अनलोडिंग, लेबर पैसे लेगी। ये सब कुछ क्या है, पार्ट ऑफ कॉस्ट। हमारे लोकेशन में पहुंच गई, उसके बाद भी कई बार इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे लगते हैं। क्या, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस, वो भी क्या बनेंगे, पार्ट ऑफ कॉस्ट। भाई मशीन ना कई बार क्या होता है, डिसमेंटल करके लानी पड़ती है। देखो बड़ी मशीन, इतनी बड़े ट्रक तो है नहीं, क्या करते हैं फिर वो मशीन को डिसमेंटल करते हैं, खोल के पार्ट में लेके आनी पड़ती है। कोई पार्ट एक ट्रक में, दूसरा पार्ट कोई और ट्रक में, क्योंकि बड़ी मशीन है, जाएगी नहीं। उसके बाद फिर यहां आके उसे दोबारा असेंबल किया जाएगा, तो वो असेंबली के खर्चे, इंस्टॉलेशन के खर्चे, लोडिंग, अनलोडिंग, रास्ते का इंश्योरेंस, सब कुछ क्या है, पार्ट ऑफ एसेट्स कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन हाँ, मशीन सेफली पहुंच गई, इंस्टॉल हो गई, देन आफ्टर, उसके बाद जो इंश्योरेंस होता है वो मशीन की वैल्यू में एडिशन नहीं होगा। उसके बाद का इंश्योरेंस तो क्या होता है, क्या मीनिंग है उसके बाद के इंश्योरेंस का, भैया कोई कल को आग ना लग जाए कुछ, उसके लिए वो क्या है, रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस की तरह खर्चे में जाता है, वो असेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। पहले एसी लगवाया आपने, उसकी फिटिंग वाला 2000 ले गया, रेडी पे रिक्शा पे आया 200 वो ले गया, सब कुछ एसी में ऐड कर दो। लेकिन एक बार जब इंस्टॉल हो गया, उसके बाद इसे यहां से अनइंस्टॉल करके, डिसमेंटल करके किसी और फ्लोर पे लगा रहे हो, तो वो जो खर्चा है वो रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट में जाएगा, विल नॉट बी एडेड टू द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है ना। चलो, तो कॉस्ट का मीनिंग तो पता लग गया, कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, चलो आइडिया हो गया। अब ये डेप्रीसिएबल एसेट्स क्या चीज है, जो ये वर्ड आ रहा है ना, क्या, डेप्रीसिएबल एसेट्स, ये क्या चीज है, डेप्रीसिएबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनकी लाइफ क्या हो, फिक्स एसेट्स हैविंग लाइफ above 1 year but having limited life। ऐसी एसेट्स, उनको फिक्स एसेट्स बोलते हैं ना अपन नॉर्मली। डेप्रीसिएबल एसेट्स हैं जिनकी लाइफ क्या हो, मोर देन 1 ईयर, बट हो क्या, लिमिटेड, 1 साल से ज्यादा, बट हो क्या, लिमिटेड। जैसे मान लो ये डस्टर मार्कर हैं, डस्टर मार्कर है, मान लो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, डस्टर हो गए, मार्कर हो गए, क्या इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, नहीं, कुछ आवर या कुछ दिन, तो ये ओवर 1 ईयर लाइफ नहीं है, तो कांट बी ट्रीटेड एज अ
डेप्रीसिएबल असेट्स, इन पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, इनको तो सीधा ही किस में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मानेंगे। लेकिन एसी है, एसी की लाइफ क्या 1 साल से ज्यादा है? हाँ है, बट क्या लिमिटेड लाइफ है? हाँ है। ये कोई 1000 साल थोड़ी चल जाएगा, ये कोई 7 साल 8 साल 10 साल बस, उसके बाद तो चलाए जाओ, कूलिंग नहीं देगा, वैसे ही धक्के से चलाए जाओ चलाए जाओ। लाइफ इसकी क्या है? लिमिटेड, बट है 1 साल से ज्यादा। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन दैट एसेट विल बी ट्रीटेड एज डेप्रीसिएबल एसेट्स, जिस पे डेप्रीसिएशन लग सकता है। लैंड क्या डेप्रीसिएबल एसेट है? ना भाई, लैंड डेप्रीसिएबल क्यों नहीं? क्योंकि लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड है। लैंड कहां जाएगी? हम आते जाते रहेंगे, जमीन तो वही रहेगी, हजारों साल तक भी जमीन का कुछ बदलने वाला, तो लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसलिए उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लग सकता। इसको घुमा के इधर कर दो यार, ये मिसबिहेव कर रहा है, तो घुमा दो इसको, और चलो। तो लैंड पे डेप्रीसिएशन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन डस्टर मार्कर पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है। दोनों कंडीशन चाहिए, 1 साल से ज्यादा लाइफ, यूजफुल लाइफ, और हो लिमिटेड लाइफ। लैंड हजारों करोड़ों साल भी यहीं रहेगी, इसलिए लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता। वो बात अलग है, इकोनॉमिक्स में लगाते हैं आप कि उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन हम तो फाइनेंशियल एंगल से सोचते हैं, तो लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। लाइव स्टॉक पे भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लाइव स्टॉक पे भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। जैसे आपके पास हॉर्स है, कैमल है, डॉग है, और क्या हुआ आपके पास? काऊ है, बुफेलो, और क्या हुआ? हाँ जी, आपके बिजनेस के पास और क्या हो सकता है? कैटल है, गोट है, टाइगर तो नहीं हो सकता, एलिफेंट तो नहीं हो सकता, नॉट अलाउड, अलाउड भी नहीं, और काम भी नहीं आएगा। तो ये चीजें बिजनेस के पास हो सकती हैं, है ना। ये चीजें तो गुड्स कैरियर के तौर पे डॉग, वॉच डॉग होता है निगरानी करने के लिए, ठीक है। कैटल वगैरह फाइबर लेने के लिए, या दूध के लिए गोट, बुफेलो, ये सब बिजनेस में सेट्स हैं, कैमल वगैरह। इनकी लाइफ क्या है? अनसर्टेन। क्यों नहीं लगता डेप्रीसिएशन? इनकी लाइफ क्या है? अनसर्टेन। कब मर जाए क्या पता, अनसर्टेन लाइफ। इस लेक्चर स्टैंड की तरह सर्टेनिटी थोड़ी है, या इसी की तरह इसका तो क्या सिस्टम है, कब हार्ट फेल हो जाए कोई पता चलता है। और वैसे भी इनका सिस्टम अजीब है। मान लो छोटा बच्चा लाए थे हॉर्स, जैसे 2 साल बाद बड़ा हो गया तो उल्टा वैल्यू बढ़ गई उसकी, तो वो कमाने वाला हो गया है, भार खींचने वाला हो गया है ना। तो मर भी जाए तो खत्म, बुजुर्ग हो गया तो कोई वैल्यू नहीं, खुला छोड़ देते हैं लोग। देखो सारी जिंदगी उससे काम लेते हैं, जब वो मरने के नजदीक आ जाता है, 12 14 15 साल लाइफ होती है शायद इनकी, मुझे पता नहीं कंफर्म, तो उसके बाद वो खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मरेगा, वो भार नहीं खींच सकता, अब उसको छोड़ देते हैं। हमारा हॉर्सेस रोड पे घूमते हैं ना, वो सारे ऐसे ही होते हैं बेचारे, मरने के लिए छोड़ देता हूं। गाय दूध देना बंद कर दे तो मालिक वो भी छोड़ देता। तो चलो, कौन खिलाए उसे, लगता है इसको फ्री में। तो इन लोगों का, इन चीजों का कोई पता नहीं, कब मर जाए कोई पता नहीं, इसलिए इनकी लाइफ क्या है? अनसर्टेन। वी कांट चार्ज डेप्रीसिएशन, क्योंकि लाइफ कैसे डिसाइड करोगे भाई, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इन पे भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। बाकी चीजें कार पे लगेगा, हाँ 1 साल से ज्यादा यूजफुलनेस है, बट है भी क्या? लिमिटेड लाइफ। फोटोस्टेट की मशीन, आपकी बाइक, एसी, फर्नीचर, कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब बिजनेस की क्या है? डेप्रीसिएबल असेट्स हैं, क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बट है क्या? लिमिटेड। क्लियर है? तो डेप्रीसिएबल असेट्स का मीनिंग क्लियर हुआ, कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हुआ, ठीक। यूजफुल लाइफ का मीनिंग क्या है? यूजफुल लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ, यूजफुल लाइफ मतलब
life in which a set can provide similar output। भाई जब तक वो सेट सेम सा आउटपुट दे सके तब तक उसकी लाइफ है। जब वो सेम सा आउटपुट देने लायक ना रहे तो समझो उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो गई है, कम्स टू एन एंड, खत्म हो गई है। मेरा कहने का मतलब एक स्कैनर है या एक वो है कैमरा, फोटो खींचता है, जब तक वो फोटो खींच रहा है आउटपुट दे रहा है तो उसकी लाइफ है। बाद में पता लगा फोटो नहीं, बंदे की फोटो खींचते हैं तो एक्सरे की तरह स्केलेटन ही दिखता है उसका, इतनी ही इमेज डिमिनिश हो गई है उसकी, तो वो लाइफ है क्या? ना 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 ना, उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो गई है, खत्म। फोटोस्टेट की मशीन में भी एक लेंस होता है, ज्यादा यूज करते 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 कुछ सालों बाद क्या है, वो भी डिमिनिश हो जाता है, उसके बाद वो प्रिंट इतना लाइट आता है पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी लाइफ क्या हो गई है। आपने यूं तो कारें देखे होंगे, विंटेज कारें हैं वो अंग्रेजों के टाइम की लोगों के पास, है ना, वो लाइफ उनकी खत्म हो गई है। वो तो कई लोगों ने अपने वो पुराने बुजुर्गों की रखी है दिखाने के लिए, वो साल में एक दिन निकालते हैं, वो खर्चा ही ज्यादा ले रही है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। वो तो शौक है लोगों के, खानदानी निशानी है कईयों की, इसलिए रखी है, वरना उनकी लाइफ भी क्या हो चुकी है, खत्म। तो जब तक वो सिमिलर आउटपुट दे रही है लाइफ है, एसी कूलिंग दे रहा है लाइफ है, कूलिंग ही बंद कर गया फिर क्या, यूं चलाए रखो ऑन तो होएगा ही वो, पर उसकी यूजफुलनेस क्या हो चुकी है, खत्म। तो समझो लाइफ क्या हो गई है, कम्स टू एन एंड। तो लाइफ डिसाइड करने से पहले आपको यह देखना होगा कि क्या चीजें उस पर इफेक्ट करती हैं। मान लो आपने कार ले ली, बढ़िया डीजल कार, बहुत संभाल के चलाते हो, कई लोग बड़ा संभाल के चलाते हैं ना, कई लोग यूं ही रफ टफ चलाते हैं, साफ करने का भी टाइम नहीं है ऐसा। तो मान लो बड़ा संभाल के चलाता है वो बंदा, कहता है 20 साल भी मेरी कार को फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस में यूज के लिए कार ली, कहता 20 साल भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दिल्ली में है, दिल्ली में डीजल की 10 साल से ज्यादा पुरानी कारें चल नहीं सकती, बैन है। तो आप भैया दिल्ली में हो तो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन मत भूल जाना, कार की लाइफ 10 साल से ज्यादा सेट मत करना, उसके बाद यूज के लायक वो नहीं रहेगी। यानी आपको कार की लाइफ सेट करने से पहले कुछ और बातों को भी ध्यान रखना है। क्या? मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही। जैसे आपका फोन है, यूं तो चलाते रहो 10 साल भी चल जाएगा, बड़े ध्यान से चलाते हो आप, गिरने देते ही नहीं, ठीक है, 10 साल भी चल जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो रही है, क्या पता आने वाले टाइम में बंदा ही निकल के बाहर आ जाए। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा 15-20 साल पहले कि भैया ऐसे फोटो पे ऐसे बात हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, ये वो। हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे सपने जैसा था, क्योंकि तब ये बातें सुना करते थे। इंडिया में तो दूर दूर भी कुछ नहीं था, फॉरेन में टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत सुनने में आती थी, ऐसी एटीएम मशीनें लगी थी तब भी बड़ा, उससे पहले सुना करते थे फॉरेन में मशीनों में पैसे निकलते हैं, हमें लगता था यूं ही फेंक रहा है, ये जो बता रहा है ये फेंक रहा है, कोई पैसे नहीं निकलते। नेट होता नहीं था तो सुनी सुनाई बातें थी कि हाँ जी वहां मशीन में पैर डालो जूते पॉलिश हो जाते हैं। अब तो अपने भी लगी है कई जगह होटल्स वगैरह में मशीनें शू पॉलिश वाली, नोट तो निकलती हैं। तो टेक्नोलॉजी का क्या पता आने वाले टाइम में, क्या वो दुबई में है ना एटीएम गोल्ड वाले, गोल्ड कॉइन ही निकलते हैं। अभी जिसने नहीं देखा उसके लिए अजीब है, गोल्ड वाली कारें लेके घूमते हैं वहां लोग, तो अजीब है। मैं तो गया था वहां, गोल्ड 100 की एक जगह है, वहां गोल्ड ऐसे पूरा था ढेर ढेर, इतना ऐसे लगता था सब ड्रामा आर्टिफिशियल है, रियल गोल्ड ऐसे ढेर पड़े थे इतने बड़े बड़े, ऐसे जैसे अपने वहां कोई दुकान वाला ऐसी छोटी छोटी आइटमों के ढेर लगा के नहीं रखता, हर आइटम 20 रुपए की 50 रुपए की, ऐसे ऐसे वहां गोल्ड के ढेर पड़े थे। रेट यही देते थे इंडिया वाला। पूछा हमने कहा फिर फायदा क्या हुआ, आप तो रेट वही लगा रहे। बस उन्होंने एक बात बोली, कहता जी आपके इंडिया में क्या है पता ही नहीं कितने % गोल्ड है, हमारे यहाँ जितना कह रहे हैं उतना है। तो मान के चलो भी वो चीजें एक बार तो ऐसा लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या पता। अपा बात करते हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपग्रेड हो रही है। आपने फोन ले लिया, आपकी अच्छी संभालने की हैबिट है, पर क्या करोगे टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, यूज के लायक ही नहीं रहना, बड़ी ऐप ही नहीं चलेंगी ना उस फोन में टेक्नोलॉजी। तो आपको वो भी माइंड में रखना चाहिए।
आप फोन ले रहे हो, प्रिंटर ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, तो ये ना भूल जाना कि मार्केट में टेक्नोलॉजी वॉलेटाइल है, ये चीजें सबसे जल्दी चेंज हो रही हैं। स्मार्ट वॉच, आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, कैमरास, ये चीजें, तो आप उसकी लाइफ सेट करते वक्त टेक्नोलॉजी भी माइंड में रखो। नए इनोवेशंस हो रहे हैं। हाँ फर्नीचर है, कोई फर्क नहीं, लाइफ अच्छी रख लो, क्योंकि फर्नीचर क्या है, बहुत ज्यादा इस फील्ड में कोई ज्यादा नया फर्नीचर नहीं आ रहा है, वही सेम। लेकिन एसी, ये चीजें, टीवी बड़े एडवांस आ रहे हैं। तो लाइफ सेट करते वक्त गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन, कोई नई टेक्नोलॉजी, उसको भी माइंड में रखो। वैसे लाइफ सेट करते वक्त एक चीज और माइंड में रखो, आपकी रिपेयर पॉलिसी क्या है। एक बंदा देखा होगा आपने, बड़ा हौसले वाला, रिपेयर करवाता रहता है, बदलता नहीं। और दूसरा आदमी ऐसा है, थोड़ा सा कोई चीज खराब हो जाए ना, एक आधी बार रिपेयर क्या हुई, उसको खटकने लगता है, कहता ना अब इसको बदलो। ऐसा है ना। एक बार मैं पंक्चर की दुकान पे खड़ा था, कोई कार वाला आया, कहता है भाई साहब देखना पंचर है। कार वाले ने, वो दुकान वाले ने टायर खोला, क्या भाई साहब 4 पंचर हैं। 4 पंक्चर थे उसमें, वो चला के आ गया ना, और पंक्चर होते रहे, 4 पंक्चर है। तो उस वक्त उसने पंक्चर की कॉस्ट बताई उसके 250 शायद, ऐसा कुछ। वो कहता है इसमें ट्यूब डाल दूंगा 350 या 400। वो कार वाला कहता नहीं पंक्चर लगा दे, 100 रुपये तो बचेगा। दुकान वाला ये कह रहा है कि भाई साहब पंक्चर तो पंक्चर ही है, ट्यूब पे इतने पंक्चर हो गए तो खराब ही होगी भाई साहब, नहीं लगवा लो, थोड़े से एक्स्ट्रा लगा के लाइफ तो होगी। पर वो कहते ना यार 100 रुपये क्यों लगाओ, पंक्चर लगा दे। अब यही कह रहा हूं, अपनी अपनी समझ है। अगर आपकी रिपेयर की पॉलिसी ज्यादा एक्सटेंडेड है, करवाए जाओ रिपेयर, तो नेचुरल खींचे जाओ, ज्यादा चल जाएगी। और अगर आपकी रिपेयर पॉलिसी इतनी लीनियट नहीं है कि भैया रिपेयर पे खर्चे करे जाओगे, तो आपकी लाइफ हमेशा क्या होगी, कम। आप असेट को निकालना बेहतर समझोगे, निकालो। बड़े लोग गाड़ियां बहुत जल्दी बदलते हैं, क्योंकि वो रोज रोज रिपेयर और इन चीजों पे खर्चना नहीं चाहते, कहता परेशानी है। कई लोग लेते हैं वो पुरानी, वो चलाए जाएंगे, रिपेयर कराए जाएंगे, खर्चा करे जाएंगे। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो लाइफ सेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने की, डेप्रीसेबल असेट्स की कॉस्ट को उसकी लाइफ में, यूजफुल लाइफ में बांटने की, उसकी यूजफुल लाइफ में बांटने की। बांटने का मतलब क्या है, जैसे आप एक असेट खरीद रहे हो 10 लाख रुपए की, उसकी लाइफ आपने सेट कर ली 5 ईयर, एस्टिमेटेड स्क्रैप जो है 0। आइडिया क्या है कि कचरा बिकेगा ही नहीं, 0। आपने एसएलएम यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वो अडॉप्ट करना है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप हर साल। हाँ जी, कितना लगाएंगे हर साल। हाँ जी, असेट की कॉस्ट कितनी, 10 लाख, लाइफ कितनी, 5 ईयर, स्क्रैप 0। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन को या ओरिजिनल कॉस्ट, कितना, 2 लाख। तो आप क्या करोगे, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, 2 लाख। बैलेंस शीट में कितनी बच जाएगी, 8। वो जो मशीन है वो कितने की बच गई, 8। फिर अगले साल 2 लाख लगाओगे, कितनी बचेगी, 6। फिर 2 लगाओगे 4, फिर 2, फिर 2 लगाओगे 0। 5 साल में उसकी कॉस्ट बट गई कि नहीं बटी, बट गई। तो यही तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस। क्या कर देगी, एलोकेशन किसी की, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, कैसे, यूजफुल लाइफ में। एक वर्ड और इसमें डेफिनेशन में ऐड करना है, इन सिस्टेमैटिक मैनर। सिस्टेमैटिक मैनर का मतलब मेथड, कोई ना कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगा के यूजफुल लाइफ में असेट की कॉस्ट को बांटना है। ये मेथड कई हैं, आपने 2 तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन या आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते थे। फिर आपने पढ़ा है रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और पढ़ेंगे अपन सम ऑफ डिजिट मेथड, और पढ़ेंगे प्रोडक्शन या मशीन आ रेट मेथड, और पढ़ेंगे। ये मेथड जो है कौन सा लगाना है आप देख लो, जो आपको ज्यादा सूट करता है
या पास्ट में आप बाकी एसेट्स पे जो लगा रहे हो वही लगा लो। ज्यादा सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, WDV सबसे ज्यादा दिखता है, अच्छा मेथड है कौन सा, WD, फिर SLM, बाकी मेथड कम काम आते हैं, पढ़ने पड़ेंगे अपने को, सिलेबस में है। तो सिस्टेमेटिक मैनर से लगता है डेप्रिसिएशन। क्या है, एसेट की कॉस्ट बढ़ रही है ना धीरे धीरे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, जा रही है, प्रेम बताएंगे। डेप्रिसिएशन लगाने का वेरी फर्स्ट पर्पस क्या है, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, मशीन की सही वैल्यू क्या है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, क्या नेम है, क्या करें, इसका डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। हाँ जी लविश, थोड़ा और करो, उसकी लाइफ में बांट देते हैं कॉस्ट को और वैल्यू सही आए, जैसे सही पता लग गया ना सर 8 लाख रुपए बच गई, और प्रॉफिट एंड लॉस भी तो सही निकालना है। मोक्षित कह रहे हैं सर अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो सही प्रॉफिट कैसे आएंगे। एक टैक्सी वाले ने टैक्सी कार खरीद ली, साल में उसने 5 लाख रुपए फेयर कलेक्ट किया लोगों से, 4 लाख का पेट्रोल लग गया, डीजल लग गया, बड़ा खुश है, कहता लाख रुपए बचा लिए, लेकिन वो भूल गया 2 लाख की गाड़ी भी तो टूट गई भाई तेरी, 10 लाख वाली गाड़ी 2 लाख रुपए रेट भी तो गिर गया, पुरानी भी तो होगी 1 साल। कहता अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अफसोस कर रहा है, लॉस में हूं। लॉस में है तू, और क्या लॉस है ये भी तो माइंड में रखना पड़ेगा ना, जो लॉस हो रहा है एसेट की वैल्यू का। तो इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रू प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के बिना नहीं आएंगे। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रू वैल्यू ऑफ असेट वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन, यही पर्पस है। लेकिन ये दोनों पर्पस क्या हैं, सेकेंडरी हैं, ये अच्छे पर्पस हैं पर ये दोनों क्या हैं, सेकेंडरी पर्पस हैं। प्राइमरी एम क्या है डेप्रिसिएशन लगाने का, प्राइमरी पर्पस टू चार्ज डेप्रिसिएशन। हाँ जी पुष्कर, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्या प्राइमरी एम क्या है डेप्रिसिएशन लगाने का, जिस वजह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या प्राइमरी पर्पस, यस सही बोला, टू रिप्लेस द एसेट, ये प्राइम पर्पस है भाई। वेरी फर्स्ट पर्पस क्या है, एसेट को बदलना नहीं क्या 5 साल बाद, नहीं चाहिए क्या आपको, 2-2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, 5 साल बाद ये सेट खत्म हो जाएगी, हो जाएगी, फिर आपको नहीं लेनी, उस पैसे का इंतजाम करना प्राइमरी पर्पस है डेप्रिसिएशन लगाने का, है ना। हाँ जी मौलिक, डेप्रिसिएशन लगाने से पैसा आ जाएगा, देखो ध्यान से। हाँ जी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, पड़ा होगा कैश फ्लो, कैश जाता ही नहीं, वो जोड़ नहीं देते थे प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, किसी को देना है क्या ना। फिर डेप्रिसिएशन लगने से पैसा कैसे आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लगने से पैसे का इंतजाम कैसे हो जाएगा, 5 साल बाद सेट दोबारा लेनी है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस आने से पैसे का इंतजाम कैसे हो जाएगा। हाँ जी बताइए, डेप्रिसिएशन रिजर्व बना लें। हाँ जी कुछ और आरुषि, पढ़ा तो हमने +1 से है, डेप्रिसिएशन लगाओ जी, उससे पैसे का रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट पॉसिबल होगा। पैसा आएगा कैसे, ध्यान से सुनो, पैसा कहीं से नहीं आना, तो एसेट कैसे रिप्लेस होगी, फिर भी होगी कैसे, अगर ये डेप्रिसिएशन ना होता तो हमारा नेट प्रॉफिट आना है, मान लो 5 लाख आना था, अब कितना आएगा, अगर डेप्रिसिएशन ना होता तो प्रॉफिट कितना आता हमारा, 5 लाख। और कंपनी क्या करती, डिविडेंड बांटती, टैक्स भरती ना, इनकम टैक्स, 5 लाख पे थोड़ा टैक्स पे करती, बाकी डिविडेंड में बांटती। अब जब डेप्रिसिएशन आ गया यहां तो प्रॉफिट घट के कितना आया, कितना आया, अब टैक्स किस में से जाएगा, 3 में से,
बटेगा भी इसी 3 में से। यानी एक तरह से जो कैश जाना था बिजनेस का 5 लाख बटना था वो टैक्स में और डिविडेंड में, वो कितना बटेगा 3। यानी पैसा पॉकेट से जाने से रुक गया, आना कहीं से नहीं, अपना पैसा रुक गया पॉकेट में। जो 5 बटना था वो कितना बटा 3, इनडायरेक्टली पॉकेट में 2 लाख रुक गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीए बनने के बाद भी इंटरव्यू में बैठा होता है, कोई पूछ लेता है तो आंसर नहीं आता, बस यही बता रहा होता है सर मार्क्स मेरे +2 में 100 आए थे, फाउंडेशन में इतने आए थे। वो कहता आता तो तेरे को कुछ है नहीं, मार्क्स तेरे 100 आए थे। तो प्रैक्टिकली भी कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम पर्पस डेप्रिसिएशन का क्या, टू अरेंज फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। वो दोनों सेकेंडरी पर्पस है सेकेंडरी। ट्रू प्रॉफिट जानना, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की जानना। पैसे का इंतजाम वाला पॉइंट समझ आ गया क्या, इनडायरेक्टली पैसा अपने पास रुक गया है, ठीक है, जाने से रुक गया है। चलिए डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्या है वो भी बताऊंगा, हमारे यहां पूरा बढ़िया डिटेल में है डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो ये वाला पॉइंट समझ आया। चलो डेप्रिसिएशन में एसएलएम बढ़िया है कि डब्ल्यूडीवी बढ़िया है, डब्ल्यूडीवी बढ़िया है। क्यों, ये बर्डन इक्वलाइज करता है। मान लो ईयर 1 2 3 4 5 है, अगर मैं डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो क्या होगा, ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा ईयर आफ्टर ईयर। मान लो पहले साल 10 लगा, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, कितना हो गया टोटल डेप्रिसिएशन देखना 30। अगर एसएलएम होता, एसएलएम में भी क्या होता है, चलो एसएलएम होता तब क्या होता, एसएलएम होता तो ईयर 1 2 3 4 5, मान लो एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मशीन पे आप, मान लो 6,000 लगा रहे हैं, 6,000 कितना लगा रहे हैं 30, उसमें भी 30 है पर उसमें शुरू में ज्यादा और एंड में क्या होता है कम, क्योंकि वैल्यू गिर जाती है। दूसरी बात, अगर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कहूं या एक्सपेंस कहूं, डे बाय डे क्या है, चीज पुरानी होती है, रिपेयर का बिल क्या है बढ़ता चला जाता है। शुरू में मान लो 2,000, फिर धीरे धीरे रिपेयर का बिल क्या है बढ़ता चला जाता है ना। देखो कोई मशीन हो, कार हो, शुरू में खर्चा होएगा ही नहीं, जैसे जैसे पुरानी होगी उसका रिपेयर का बिल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो तो इंसान में भी यही है, बच्चा है तो कोई खर्चा ही नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे सेलिब्रेट करते रहते हैं, बाकी जिंदगी के साल घटते रहते हैं, तो बंदा वैसे वैसे खर्चा मांगने लग जाती है बॉडी, वही चीज है। तो वही रिपेयर, हालांकि ये तो मैं लीनियर नहीं होता ऐसे, मैं तो एक एग्जांपल ही ले रहा हूं बराबर। तो शुरू में बर्डन जो क्या होगा एसएलएम में कम, एंड में बर्डन क्या एकदम से ज्यादा। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो बिल है वो क्या होगा शुरू में कम, मशीन का धीरे धीरे क्या है बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है तो शुरू में कम एंड में ज्यादा। इसका बर्डन देखो लगभग शुरू में और लास्ट में क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे बराबर ना। शुरू में भी पी एंड एल में क्या जाएगा डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर करीब करीब 12,000, बीच में भी एंड में भी, यानी ये बर्डन को इक्वलाइज कर देता है। कौन सा मेथड डब्ल्यूडीवी। लेकिन एसएलएम इसमें फेल है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहने की वजह से रिपेयर हर साल बढ़ती जाएगी, तो शुरू में बर्डन प्रॉफिट एंड लॉस पे कम और बाद में क्या होता है ज्यादा। इसलिए बेटर मेथड कौन सा सजेस्ट किया जाता है डब्ल्यूडीवी। और लॉजिक एक और भी है भैया, जैसे जैसे सेट पुरानी होगी उसकी वैल्यू कम होगी ना, जितनी वैल्यू घटेगी डेप्रिसिएशन भी उतना ही कम होगा।
एक चीज 5 लाख की है, डेप्रीसिएशन ज्यादा है। जब वो पुरानी हो के 2 लाख की रहेगी तो वैल्यू भी परसेंटेज वाइज क्या गिरेगी, कम। लोग पुरानी गाड़ियां लेते हैं ना, कुछ लोग क्यों लेते हैं, वो कहते हैं है ही सस्ती यार, कितना को वैल्यू टूट जाएगी, चला के साल 2 साल बेच देंगे। नई में रेट ज्यादा टूटते हैं। तो वो भी एक वजह है कि जैसे जैसे वैल्यू डाउन होती है डेप्रीसिएशन भी तो कम होना चाहिए। शुरू में लास्ट में बराबर कोई लॉजिकल नहीं है। इसलिए ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा समझा गया, WDV। क्लियर। और बर्डन रिपेयर प्लस डेप्रीसिएशन का क्या रहता है, लगभग। ठीक है, आइडिया है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहता ही है, पर एक आइडिया है। क्लियर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं अगर मैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी कौन सा मेथड लगाने को सजेस्टेड है, WDV। आप अपनी दुकान के अकाउंट बनाएंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ किससे लगाना होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये बेटर मेथड है। क्लियर। तो चलो, डेप्रीसिएशन लगाने का प्राइम एम पता लग गया, डेफिनेशन पता लग गई डेप्रीसिएशन की। क्या, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन सिस्टेमेटिक मैनर। सिस्टेमेटिक मैनर, मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। यूजफुल लाइफ आसान नहीं है डिसाइड करना, पर करनी पड़ेगी। कॉस्ट, सारे खर्चे वर्चे जोड़ के। डेप्रीसिएबल असेट्स, जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा बट हैविंग लिमिटेड लाइफ। क्लियर। कॉस्ट को बांट रहे हैं उसकी लाइफ में, P&L में डाल के कॉस्ट में बांटते हैं, करते हैं ना। यस। तो कॉस्ट में बांटने की एक पूरी प्रोसेस है डेप्रीसिएशन। डेफिनेशन, वैसे आपको कार बता दी जाए 10 लाख की है, लगा दोगे डेप्रीसिएशन। हाँ जी शाम, आपको किसी रिश्तेदार ने, आपके चाचा जी ने कह दिया, श्याम बेटा बहुत बढ़िया, कॉमर्स में बढ़िया चल रहा है, लगा डेप्रीसिएशन कार में। कहता अंकल ले आओ कार, कौन सी मर्जी। कहता चुटकी का काम है, अकाउंटेंसी में बड़े किए क्वेश्चन हमने, लगा दो डेप्रीसिएशन। ले आए अंकल कार 10 लाख की, वो आपको कह रहे हैं लगाओ डेप्रीसिएशन। कितना लगाऊं। अब वो चाचा को आप ये तो नहीं कह सकते, चाचा जी डेप्रीसिएशन की परसेंटेज मेथड वो तो बताओ, वो उनको नहीं पता। उनको तो ये पता है बेटा मैं कार ले आया, तू कॉमर्स का स्टूडेंट है, लगा डेप्रीसिएशन। यानी ये बड़ा मुश्किल काम है डेप्रीसिएशन लगाना। मैं ये कहना चाहता हूं, इट्स सो डिफिकल्ट टू चार्ज डेप्रीसिएशन। बुकिश दुनिया है, सब करके दे देता और आप लगा देते हो। रियल लाइफ में मुश्किल है। कैसे, कार, उसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, पता है 10 लाख, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, एन बोलते हैं, एन लाइफ, उसकी एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कह लो या स्क्रैप, ये कौन बताएगा। ये पता लग जाए तो बात बन जाए। भैया ये आप नहीं बता सकते। आप अपने अंकल को अंकल मैं डेप्रीसिएशन लगा सकता हूं, पर डाटा तो आपको ही देना पड़ेगा। मुझे बताओ कार कितनी कैसे चलानी है, उसके अकॉर्डिंग। और आपको लेनी पड़ेगी किसी मैकेनिक या कोई कार के इंजीनियर की हेल्प, वो बताएगा कार कितनी चलेगी। उसने बताया 5 साल चलेगी। आपका यूज देखेगा वो कि आप कितना यूज करते हैं। अगर आप टैक्सी वाली कार है, टैक्सी वाली तो दिन में 500-500 किलोमीटर चलती है, ऐसा है ना। और एक बिजनेस यूज की कार तो आप अपने खुद के बिजनेस में यूज करेंगे, तो इतना टाइम ही नहीं होता कहीं घूमेंगे आप, कम एक आधी बार इधर उधर जाना है, उसकी वैल्यू लाइफ क्या होगी, ज्यादा। टैक्सी वाली कार की लाइफ क्या होगी, कम। डिपेंड करता है। तो लाइफ कौन बताएगा, मैकेनिक या इंजीनियर। उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, वो बताएगा लाइफ इतनी। और उसी से पूछो कि भाई साहब 5 साल बाद कबाड़, कचरा, लोहा, एल्युमिनियम जो भी है, कुछ तो वैल्यू रखेगा। वो कहता हाँ बिल्कुल रखेगा, 50,000 रुपये कबाड़ बिक जाएगा। उसने बताया स्क्रैप आइडिया कितनी है, 50। आइडिया है, कंफर्म नहीं कुछ भी, आइडिया। अब आप डेप्रीसिएशन लगा सकते हो। मान लो SLM लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कितना लगेगा हर साल डेप्रीसिएशन। हाँ जी अनमोल, 1 लाख नहीं, 950/5 कितना आ जाएगा, 190। हाँ बस ठीक है, 190 सही है। ऐसे 190 190 लगा लेना, 5 साल में 9.5 लाख।
सही है, इसका मेथड ये है, यही लगाते हो, कोस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में यूजफुल, यही है। लगाओ जी, कितना डेप्रिसिएशन आया, कोस्ट कितनी 10 लाख, स्क्रैप कितना 50, एक्सपर्ट ने बताया 5 साल चलेगी, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 1,90,000 हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया। बोलो, अगर आपको पेपर में जो परसेंटेज दी होती है, परसेंटेज एसएलएम की, वो कैसे निकली होती है, देखो, डेप्रिसिएशन एसएलएम वाला परिणाम अपॉन में कॉस्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है। आपको जो परसेंटेज दी होती है ना पेपर में सोल्व करके एसएलएम की, वो ऐसे निकली होती है जो मैं कर रहा हूं। पहले तो क्या निकलेगा, दो फॉर्मूले से परसेंटेज बनेगी। पहले तो क्या निकलेगा इसमें, डेप्रिसिएशन, माइंड में रखो, वैसे नोट्स में है, चिंता ना करो, पर फिर भी नोट्स में दे दूंगा जिनके पास नहीं, अभी नोट्स में है क्या, कोस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में यूजफुल लाइफ, इससे क्या आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। अगला फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में कोस्ट इनटू 100, आंसर आ जाएगा। करो, इस क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, बोलिए 190, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 लाख, तो कितने परसेंट डेप्रिसिएशन आ गया हर साल, एसएलएम वाला 19%। चेक कर लो, 10 लाख का 19% 190, अगले साल भी 10 लाख का 19% 190 कम होता चला जाएगा। ऐसे ही करोगे भाई। इस मेथड में अगर आपको मशीन अकाउंट बनाना है तो मशीन कितने की है, 2 बैंक 10 लाख, डेट्स लिख लेना आप। यहां बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, अभी सोल्व किया हमने 19%, कितना 190, कितने की बच गई, बाय बैलेंस कैरी डाउन 810 बच गई, साल खत्म। अगले साल फिर सेकंड ईयर में कितने की 810, लेकिन 810 पे नहीं लगता, एसएलएम मेथड है डेप्रिसिएशन का, 10 लाख पे ही लगेगा 19%, कितना 190, कितनी बच जाएगी बोलो, जो बच जाएगी फिर और लगाएंगे, यही सिलसिला चलेगा। एंड में कितनी बच जाएगी 190 190 190 190 और 190 काट के कितनी बच जाएगी 50,000, विच इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। सही है, बोलो, फॉर्मूला माइंड में सेट कर लो। वैसे नोट करना है तो ठीक, नहीं तो अपने नोट्स में है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप दिमाग में नोट करो अपने, कॉस्ट अपॉन में एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में लाइफ, क्या आ जाएगा, एंड वो भी बात कर रहा हूं मैं अभी, कम ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, बेचनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, उस पर आऊंगा, पहले मेथड पे फोकस करो आप। डेप्रिसिएशन एसएलएम अपॉन में कॉस्ट इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगी, जो आपको पेपर में परसेंटेज सोल्व करके दी होती है वो ऐसे दी होती है। सही है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, बड़ा जरूरी है ये चीज। कल को आपसे कोई आपका जूनियर बच्चा ही पूछेगा कि भैया दीदी ये डेप्रिसिएशन आता कैसे है, तो आप उसे बता तो दोगे, हाँ आते हैं, आस पड़ोस कोई कजन आपका या कुछ, तो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि दिया हुआ है पेपर में बस लगा, आपको पता होना चाहिए। चलो अब देखते हैं, कॉस्ट, किसी असेट की कॉस्ट जो है 4 लाख, कॉस्ट कितनी 4 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप कितना, कबाड़ी ने वो बताया, एंड में कबाड़ बिक जाएगा लाख रुपए में। यूजफुल लाइफ कितनी है, एन से डिनोट करते हैं 2 साल। ये अब आप इसमें एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा के बता दो, एसएलएम डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी है, बता दोगे, आराम से बता दोगे, बातों बातों में ही बता दोगे। यस कि सर आप डेप्रिसिएशन एसएलएम पर एनम निकालो पहले, क्या, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 4 लाख है, कबाड़ 1 लाख है,
अपॉन में लाइफ 2 साल है, कितना डेप्रिसिएशन हो गया हर साल? 150 पर एनम डेप्रिसिएशन हो गया भैया। 4 लाख वाली 1 लाख की बिकेगी कबाड़ में, 3 लाख खत्म हो जाएगा। कितने साल लाइफ है? 2 साल लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 150। अगर आपको मैं कहूं डेप्रिसिएशन एसएलएम की परसेंटेज निकाल दो, तो आप कैसे निकाल लेंगे? डेप्रिसिएशन एसएलएम पर एनम अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। लगाओ जी फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ गया? 150 अपॉन में कॉस्ट कितनी है? 4 लाख इंटू 100। कितने परसेंट आ गई रेट? 37.5। लगा लो, लगाओ। 4 लाख का 37.5% देखो कितना बनता है, बताओ। 4 लाख का 37.5 कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, लगाओ। यही बनेगा 150। 4 लाख रुपए का 37.5% पर एनम लगाओगे तो कितना बनेगा? 150। अगले साल फिर लगाओगे 150, लाख रुपए स्क्रैप के बराबर बच जाएगा। ये मेथड समझ आ गया क्या? बोलो कोई डाउट इसमें? समझ आ गया ना? तो अगले मेथड पे चले। लो जी, अगला मेथड। अब अगर मुझे डेप्रीसिएशन किस मेथड से लगाना है? WDV, डेप्रीसिएशन बाय WDV। एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा ये, 1 माइनस स्क्रैप अपॉन में ये फॉर्मूला nth रूट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? डेप्रीसिएशन WDV की परसेंटेज क्या? 1 माइनस स्क्रैप अपॉन में कॉस्ट रेज टू पावर 1 बाय n। एक ही बात है, nth रूट है ये। अब आप वैल्यू पुट करके मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगा रहा हूं? WDV लगाओ। WDV की परसेंटेज ढूंढिए आप। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस स्क्रैप कितनी? 1 लाख, कॉस्ट कितनी? 4 लाख। रूट करो या रेज टू पावर 1 बाय 2 करो, एक ही बात है। 1 माइनस 4 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 4 का रूट करोगे, 1 का रूट तो 1 ही है, 4 का रूट करोगे तो क्या आएगा? 2। सोल्व करोगे 1 माइनस 1 बाय 2 तो 1 बाय 2 ही आ गया। 1 बाय 2 को 0.5 लिख सकता हूं और 0.5 को 50% लिख सकता हूं, और क्या? 50% का मीनिंग 50 बाय 100 ही होता है, तो वही लिखा है। WDV डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी आ चुकी है? 50% पर एनम। लगाऊं? लगाओ। 4 लाख की एसेट थी मशीन, कितने की थी? 4 लाख। टू बैंक, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन। WDV कितने परसेंट आ गया? 50% लगाओ। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन? 2। बैलेंस कितना बच जाएगा? 2 लाख। फिर आगे 2 लाख, फिर लगाओगे डेप्रिसिएशन कितना? WDV 2 लाख का 50% कितना? 1 लाख। कितनी बचेगी स्क्रैप के बराबर? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो WDV परसेंटेज पेपर में दी होती थी ना +1 +2 में, वो इस फॉर्मूले से सोल्व करके दी होती थी। क्या? 1 माइनस स्क्रैप अपॉन कॉस्ट रेज टू पावर 1 बाय n, या nth रूट ले लो। अगर ये लाइफ ज्यादा साल होती तो फिर आपको कैलकुलेटर दूसरा चाहिए होगा, ये वाला नहीं, या टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेके, पर वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। ठीक है, निकल जाएगा, वो कैलकुलेटर होते ना साइंटिफिक, वो रेज टू पावर 1 बाय n कर देगा सॉल्व। ठीक है, या टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो आपको ये बताने ये बना कैसे, ये परसेंटेज डेवलप कैसे हुई, सवाल ये है, पता तो हो। क्लियर?
अक्सर कोई स्टूडेंट को यह दे दिया जाए ना, कोर्स 4 लाख, कोर्स 4 लाख, स्क्रैप 1 लाख, लाइव 2 साल। हाँ बेटा बता, WDV मेथड लग जाएगा? कहते नो सर, क्योंकि उसने हमेशा इस सिचुएशन में लगाई कौन सा होता है, SLM, के 4 लाख वाली चीज 1 लाख की रहेगी, 2 साल बाद 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन। उसके माइंड में मिनट में आता है 4 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 ईयर लाइफ, 1,50,000 उसने पढ़ा ही है +1 +2 में। जबकि रियलिटी है कि WDV हर सिचुएशन में लग सकता है, SLM हर सिचुएशन में लगे, ये पॉसिबल, WDV हर सिचुएशन में लग सकता है। क्योंकि असेट, देखो असेट की लाइफ 0 होगी, ये भी इमेजिनरी फिगर होता है। 0 कभी होती है कोई चीज? इंडिया में कबाड़ भी बिकता है, क्या नहीं बिकता? हर चीज बिकती है, तो 0 मानना ठीक नहीं। और WDV कहता है कभी असेट 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मैथमेटिक्स है, किसी भी कोस्ट में कितनी भी बार कितने भी % कम करने, असेट 0 तो नहीं होगी। 50-50-50 करे जाओ, पैसों में आ जाएगा, 0 नहीं होगी ना, लॉजिकल है। और जो आप मान लेते हैं 0 हो जाएगी, ये क्या है, इमेजिनरी है। इसलिए WDV हमेशा लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पता लगा मेथड कहां से डेवलप हुआ, क्लियर है? WDV SLM कैसे लगते हैं ये भी पता लग गया, फॉर्मेट, डेफिनेशन पता लग गई, यस। चलो, कभी कभी डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं अपन, प्रोविजन बनाते हैं। चलो एक बात और पहले, कि मान लो एस्टिमेटेड स्क्रैप हमारी 1 लाख थी, असेट की कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख, लाइफ कितनी थी, 2 साल। आपने SLM लगाया या WDV लगाया, एंड में स्क्रैप कितनी बच गई, 1 लाख। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो अंदाजा है लाख रुपए, रियल में इसकी सेकेंड ईयर एंड में इसकी नेट मार्केट वैल्यू देखें तो रिलाइजेबल वैल्यू, बेच के जो पैसे आ सकते हैं जेब में, बेचने के खर्चे काट के, सर वो तो 90 से ज्यादा नहीं आ सकते। वैल्यू क्या है, बुक्स के अकॉर्डिंग 1 लाख, लेकिन सर वो तो पहले सोचा था, रियलिटी तो पिक्चर क्लियर है कि भाई ये कबाड़ में 90 से ऊपर नहीं बिकेगी, 90 पे लिखो, 10,000 रुपए नुकसान कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या एंट्री कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने रुपए, 10,000। अब मशीन बैलेंस शीट में कितनी आ जाएगी, 90, 10,000 रुपए कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वैल्यू बढ़ जाए तो लो, वैल्यू बढ़ जाए 1,20, बुक्स के अकॉर्डिंग तो कितनी है, लाख, वैसे आप इसे बढ़ा दो तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिकाऊ असेट है, हेल्ड फॉर सेल, 1,20 है तो है, आज का रेट है। लेकिन अकाउंटेंसी का एक कंसेप्ट है प्रूडेंस, जो कहता है बिकी तो नहीं भाई, बिक जाएगी लग रहा है, बिकी तो नहीं, रियल में जेब में आया तो नहीं फायदा, तो इसलिए इग्नोर इट, इग्नोर द इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ असेट, कहते इसे फायदा ना मानो, छोड़ो, लाख रुपए ही चलने दो, बैलेंस शीट में क्या चलने दो, लाख रुपए की ही मशीन चलने दो, गिर गई तो गिरा दी, बढ़ी तो बढ़ाई नहीं। अक्सर ये चीज ज्यादा चलती है सोसाइटी, क्या, हाँ रिवैल्यूएशन भी देखा जाए तो क्या है, इमेजिनरी है, पार्टनरशिप में करते हैं रिवैल्यूएशन, वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, वो भी इमेजिनरी है। जब आप +2 में पार्टनरशिप पढ़ाते हो ना, भैया पार्टनर जा रहा है आ रहा है, रिवैल्यूएशन करो, गुडविल का हिसाब करो और उसे पैसा दो, रवाना कर दो, सब ड्रामा है, इमेजिनरी है, रियलिटी से बड़ी दूर है वो। क्योंकि देखो झगड़ा क्या है, मान लो मौलिक, परव, ये 5 लविश और नेम भूल जाता हूं, कोणार्क, मोनार्क, ठीक है, और मोक्षित, देर आर 5 पार्टनर्स। अब मौलिक वॉन्ट्स टू गेट रिटायर, जाना चाहता है, तो आप +2 में क्या करते थे, वो जाना चाहता है, ये 4 पार्टनर फर्म को चलाना चाहते हैं, ये कहते हैं हाँ भाई मौलिक रिवॉल्यूशन करते थे ना, रिवॉल्यूशन करते थे,
क्या होगा? ये कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू लगाते हैं, मौलिक कहता है अपन ने 5 करोड़ की खरीदी थी, आज तो 15 करोड़ की है। ये कह रहे कहां 6 करोड़ की है, समझिए, बेची है नहीं। और इन आप आज ही छोड़ो, अपने सामने प्लॉट पड़ा है पार्किंग वाला, किसी दलाल को पूछ के देख लो, कोई कह देगा इतने का होगा, वो कहेगा इतने का होगा। इन चीजों का तो तब पता लगता है जब रियल में बेचोगे। तो मौलिक तो क्या कह रहा होगा, बिल्डिंग कितने की है, 15 करोड़। ये कह रहे हैं 6 में बिक जाए, वही बहुत है। मौलिक कह रहा है डेटर अच्छे हैं, ये कहते हैं डूबे पड़े हमारे डेटर, और प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रोविजन बनाएंगे बैड डेट्स का तो प्रॉफिट क्या होंगे, कम, कैपिटल में कम जुड़ेगा। और मौलिक कह रहा नहीं यार डेटर तो सारे अच्छे हैं, मैं जानता हूं बढ़िया है। यही झगड़ा है, कितनी एक आधी चीज में झगड़ा हो तो कोई बात नहीं, ये तो स्टॉक की वैल्यू को लेकर भी झगड़ा है, बड़े झगड़े हैं। क्या होगा इसका रिजल्ट, रिवॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डिसोल्यूशन ही होगा। यही इफेक्ट है, फर्म क्या होगी, डिसॉल्व, क्योंकि इस झगड़े का कोई एंड नहीं है। क्या आपको गुडविल की वैल्यू, क्या, हाँ जी गुडविल की वैल्यू, बड़े प्यार से गुडविल की वैल्यू लगा के आप रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट और रिमेनिंग पार्टनर डेबिट करके चलते बनते हैं, काम खत्म, पेपर हो गया, मार्क्स आ गए। प्रैक्टिकली सोचो आसान है क्या? वो क्या कह रहा होगा मौलिक, आओ गुडविल की वैल्यू लगाते हैं, ये कहते हैं जी 6 लाख है, मौलिक कह रहा है 30 लाख है। वजह क्या, वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड इज बेस्ट मेथड, ये कह रहे हैं नहीं 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 सुपर प्रॉफिट इज द बेस्ट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से आंसर क्या आने वाला है, कम, क्योंकि वो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मौलिक कह रहे नहीं 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 इजी और बेस्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि उसमें गुडविल क्या आएगी, कौन सा बेस्ट है, हाँ जी शाम पढ़े है ना, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट, कौन सा बेस्ट है, हाँ जी विच वन इज बेस्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लास्ट कौन सा बेस्ट है, क्यों, मेरी दुकान है, बेच रहा हूं, मेरे लिए तो एवरेज प्रॉफिट अच्छा है। आप बाहर हो, आपके लिए कौन सा अच्छा है, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आंसर कम। अब आप मेरे को सिखा रहे हो, मान लो मैं +2 पास हूं, आप मुझे ये सिखा रहे हो, क्या देख हम फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, हमें ज्यादा अच्छा पता है, तेरे से ज्यादा पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट इज द बेस्ट मेथड। और मैं कह रहा हूं भैया तूने जो मर्जी पढ़ा हो, तू पढ़ रहा क्या बन गया हो, तो भी दुकान किसकी है, मेरी, मैंने तो गुडविल के 30 लाख रुपए लेने हैं, तेरे को जमती है तो बोल, नहीं तो चल यहां से। रियलिटी है, मेथड कहां चलते हैं, झगड़े तो यही हैं सारे। अभी तो मेथड और भी है, कैपिटलाइजेशन है, उसके बाद एक मेन मेथड तो रह गया, ये इनकम्प्लीट है, ये +2 वाले मेथड है, इनकम्प्लीट है। देखो सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, लाख रुपए कमा रही है वो दुकान मार्केट से, 5 साल कमाएगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, आगे आने वाले सालों की एक्सपेक्टेशन टू अर्न सेम प्रॉफिट बाय यूज ऑफ दैट नेम फेम, यही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। आधो नहीं तो इसमें भी रट्टे मारे होंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो आंसर, तो चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, यही होता है +2 में। या आपको हर चीज का मीनिंग बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चलो मीनिंग मैं उसमें जाके बताऊंगा, क्योंकि यहां पढ़ लूंगा तो वहां पढ़ने को कुछ बचेगा नहीं। लो सुपर प्रॉफिट आ गया लाख रुपए, मैं भी तैयार, जो सेलर है आप बाहर हो, आप भी मान गए, ठीक है 1 लाख सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 साल है, तो गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 लाख। मैं कहता हूं लो जी दुकान खरीद रहे हैं, मान लो मेरी कोई भी ले लो, प्रेम, अनमोल, ये खरीद रहे हैं, मैंने कहा लाओ भी 5 लाख, 1 लाख इंटू 5 ईयर परचेज 5 लाख। पुष्कर कहता है सर 5 लाख कैसे दे दें सर आपको, ब्याज नाम की भी एक चीज होती है सर मार्केट में, इंटरेस्ट, आपकी दुकान से माना हम लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, पर सर धीरे धीरे कमाएंगे ना, साल बाद लाख, फिर साल बाद 1 लाख, फिर साल बाद 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख। आप कह रहे हो आज ही दे दूं 5 लाख रुपए, नो सर, हर साल आ जा करो सर, बैठेंगे चाय पियेंगे, हर साल आ जा करो, लाख रुपए ले जा करो। आज चाहिए तो मैं क्या काटूंगा, इंटरेस्ट, हम कॉमर्स वाले हैं, इंटरेस्ट सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। आज से कुछ साल पहले क्लब महिंद्रा वालों ने बुला लिया मुझे, वो सीएज को, डॉक्टर्स को, उनको लगता है ना, और वो आजकल क्या है आपका डाटा बड़ा लोग देखते हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, मान लो उसमें डाल देते हैं,
तो वो देखते रहते हैं भी कौन लोग कहाँ घूमते फिरते हैं, जैसे तो वो डाटा आपका पता ही है कि इधर से उधर कॉपी होता है। तो मुझे क्लब महिंद्रा वालों ने बुला लिया, 8C में प्रोग्राम था, क्या सर आइए, ज्यादा इंसिस्ट करने लगे, किसी जानकार का भी फोन आ गया, मैंने कहा चले जाते हैं, मेंबरशिप देते हैं। वो कहता है हस्बैंड वाइफ आप दोनों आओ, हम चले गए। तो वो उनका एक बंदा समझाने लगा सारा, सर आप घूमते फिरते हो, बताया ठीक है, तो आप सर हमारे होटल्स की चेन है, बढ़िया होटल है, 5 स्टार होटल क्लब महिंद्रा के, आप इतने लाख रुपए दो हमें, शायद 10 लाख रुपए थे शायद, नहीं ध्यान, या 8 लाख थे शायद, 8 लाख दो सर, 20 साल तक आपको या 25 साल तक आपको इतने दिन साल में फ्री होटल स्टे मिलेगा हमारे होटल्स के अंदर, और बढ़िया होटल, आप एक बार देके निश्चिंत हो जाओ, 8 लाख रुपए देके इतने साल तक आप हमारे होटल में हर साल 5 दिन थे कि 6 दिन रुक पाओगे सर, ये पैकेज है बढ़िया। वो दिखा रहे हैं हाई फाई होटल, वो लैपटॉप पे बंदे को हिप्नोटाइज ही कर लेते हैं, वो बातें दिखा दिखा के बंदा सोचता है ठीक है। तो वो बोलता रहा बोल बाल के फिर कहता लो जी मेंबरशिप लो, कार्ड वार्ड बताओ कौन था। मैंने कहा मैंने लेनी नहीं भैया वाला, मुझे प्रोग्राम आपका सही नहीं लगता। कहता क्यों? मैंने कहा यार ऐसा है, तू 8 लाख रुपए मुझसे अब ले लेगा, 10 लाख रुपए, तो 20 साल तक मुझे होटल, इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट कौन देगा भाई? मैं आज आपको दे दूंगा 8-10 लाख रुपए, साल भर का इंटरेस्ट भी तो कितना हो जाता है इतने पैसे का, 40-50 हजार रुपए, या 10% जोड़ो, 8% जोड़ो तो 64,000 हो गया, 10% जोड़ो तो 80,000 हो गया साल का, उसका क्या? वो मुझे कहता जी बॉस को बुलाता हूं। उन्होंने अपने सीनियर को बुला लिया, क्या सर ये कह रहे हैं? उनका सीनियर आके कहता मुझे पता था आप CEO ये बात बोलोगे, इंटरेस्ट। वो मुझे कहता आपके सर पास बिल्डिंग सर इंस्टीट्यूट चलाते हो, अपनी है, घर आपका अपना है या किराए पे है? मैंने कहा अपना है। कहता फिर आपने बिल्डिंग इंस्टीट्यूट की बनाई क्यों है? आप जितना पैसा, उसने आइडिया लिया, जितना पैसा बिल्डिंग पे लगाया है उसका भी तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, आप किराए पे ले लेते ना। बड़े और इंस्टीट्यूट वाले किराए पे लेके बैठे हैं, साल का किराया थोड़ा पड़ता, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, इतना पैसा लगा दिया। तो मैंने उसको कहा भैया वो बिल्डिंग मेरी है, बढ़ेगी वैल्यू, एप्रिसिएशन लैंड की होगी, वो तो मेरी होगी ना भाई, लैंड की वैल्यू तो एप्रिसिएट होगी, वो तो मेरी होगी। यहां मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो पैसा ले लेके तुम होटल बना रहे हो, होटल की ओनरशिप किसकी है? क्लब महिंद्रा की। तो एप्रिसिएशन इन वैल्यू होगा किसका? होगा क्लब महिंद्रा का। हम तो मेंबर रह गए, हमें तो साल का आप 6 दिन ठहराओगे, 6 दिन का कितना खर्चा है? कहता नहीं जी हमारे होटल इतने वाले हैं। मैंने कहा जी इतने वाले में हमने रहना ही नहीं, आम आदमी, हम आम आदमी वाले होटल में रह लेंगे, तो उससे ज्यादा तुम हमसे ये ले रहे हो। उसने 1 मिनट लगाया कि ना वो वोचर भरते हैं, तो वो भाई फ्री 2 दिन का स्टे हमारे, उसमें वोचर, उसने फटाफट वोचर भरा, आगे कुछ बोला ही नहीं। मैंने वोचर भी नहीं लिया, लेना ही नहीं था, वो तो जिद करके बुला रहे थे तो चले गए। तो वो बंदे को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट, समझ गए ना? उन्होंने एक ऐसा प्लान बना रखा है, आप लोगों को हिप्नोटाइज करके लाखों रुपया इकट्ठा करके प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं मेंबर्स के दम पे जगह जगह, और प्रॉपर्टी वो 5-5, 4-4 साल में डबल ट्रिपल हो रही है, पैसे आपके, प्रॉपर्टी उनकी, डबल ट्रिपल हो रही है। आपको तो कुछ भी नहीं बन रहा, आपके तो ब्याज ही नहीं पूरे हो रहे जो उसका रेंट है, या थोड़ा बेनिफिट मिल भी गया ब्याज से ज्यादा तो भी कोई खास फायदा नहीं है ना, उनको फायदा ही फायदा। तो चलो, तो एक मेथड आता है एनुटी मेथड, वो +2 के सिलेबस में नहीं था, आप पढ़ेंगे, हमारे CA के सिलेबस में। वो इंटरेस्ट काटेगा, 5 साल के 5 लाख रुपए ये मुझे नहीं देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट कट करके पैसे कम देंगे, या ये कहेंगे हर साल आ जा करो, लाख रुपए ले जाया करो। चलो, तो ये मैं कह रहा था वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ाते नहीं, गिर गई तो गिरा जरूर देते हैं। ये कंसेप्ट कौन सा था? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ये अकाउंटेंसी में बड़ा काम आता है, कंजर्वेटिज्म या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गिर गई वैल्यू तो लॉस मान लो, बढ़ गई तो इग्नोर इट, जब बिकेगी फिर देखेंगे, कल को बिक गई फायदा तब P&L में डालेंगे, वरना वैल्यू बढ़ी को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। क्लियर? सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अगर हम डेप्रीसिएशन को प्रोविजन बनाएं, क्यूमुलेट करें डेप्रीसिएशन को, क्या डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? हाँ जी, आप बताइए बेटा। डेप्रीसिएशन को क्या करें? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाएं, या क्या करें?
कहो एक्यूमुलेटेड, एक ही बात है, एक्यूमुलेट करें तो क्या डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि नहीं आएगा? असेट में तो करते हैं, पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तब? रविश, मौलिक, लास्ट, घनश्याम, समझ गए क्या कह रहा हूं? डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं ना आप, असेट से नहीं काटते, तो क्या डेप्रिसिएशन उस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कि नहीं आता? आप कहोगे जी सर किसी ने पूछा ही नहीं, क्या क्या पूछते रहते हो। हमने क्वेश्चन तो बड़े किए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बड़े बनाए हैं। हाँ जी, नहीं आएगा? आएगा। लास्ट, काकुल कह रही आएगा, ऋषि कह रही आएगा। हाँ जी, आएगा। अनमोल, पुष्कर, आएगा, बिल्कुल आएगा। सुन लो, दो मेथड होते हैं बैलेंस शीट में। एक असेट है मान लो 10 लाख रुपए की, ठीक है, आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो मेथड 1, आप एंट्री कर रहे हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एक मेथड तो यह है, मान लो 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, 10 लाख का 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक, और डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख। डेप्रिसिएशन अपनी जगह पहुंच गया प्रॉफिट एंड लॉस में, यस। और असेट क्या होगी, कितने की रहेगी बैलेंस शीट में असेट? बोलो, बैलेंस शीट में आफ्टर डेप्रिसिएशन असेट कितने की रहेगी? मशीन कितने की रहेगी? बोलो, 8 लाख। डेप्रिसिएशन कट गया असेट्स में। मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2 क्या करता है? डेप्रिसिएशन एक लॉस है, खर्चा है, कितने रुपए? 2 लाख। असेट में से नहीं काटेगा, डेप्रिसिएशन को क्या करेगा? एक्यूमुलेट। डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसका एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने रुपए? 2 लाख। डेप्रिसिएशन एक खर्चा डेबिट हो गया, तो खर्चे ने तो अपनी जगह जाना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्री। भैया डेप्रिसिएशन ने तो अपनी जगह जाना ही है, खर्चा। मेथड कोई भी हो, ये वाला मेथड था तब भी पी एंड एल में जाना है, ये वाला मेथड है तब भी पी एंड एल में जाना है। फर्क क्या है? बैलेंस शीट अब कैसे बनेगी? बैलेंस शीट असेट साइड में, ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी। मशीन में से ना कम करो, मशीन अकाउंट कितने का? अब 10 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है ना, क्रेडिट वाली चीजें किधर दिखा देते हैं? इस साइड 2 लाख दिखा दी, या इसको यूं बना लो बैलेंस शीट, लेस करके दिखा दो तो भी गलत नहीं। क्या मशीन कितने की? 10 लाख। लेस प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 2 लाख। कितना? 8। ये भी सही है, और इस साइड दिखा दो, ये भी सही है। यानी असेट की प्रेजेंटेशन बदली है, सही में कुछ भी बदला नहीं है। खर्चा अपनी जगह पी एंड एल में पहले भी आना था, अब भी आया है। असेट पहले भी 8 लाख रुपए थी, अब भी क्या है? अब भी 8 लाख ही है। चाहे आप इस तरह दिखा दो, कॉमर्स वाला जानता है कि असेट 10 की नहीं है, इस पे 2 का क्या लगा हुआ है? डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटेशन बदली है, समझे? हाँ, अनाड़ी है, कॉमर्स वाला नहीं है तो क्या ही कहना, फिर तो वो 10 लाख समझ लेगा। लेकिन रियल में 2 का इस पे ऊपर क्या है? डेप्रिसिएशन। प्रोविजन बना लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 1-2 बच्चे आंसर दे रहे थे कि डेप्रिसिएशन से फंड इंतजाम हो जाएगा प्रोविजन बनाने से या रिजर्व बनाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक ही बात है, डेप्रिसिएशन टू मशीन करो या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो। प्रेजेंटेशन बदली है और कुछ भी नहीं। इंतजाम अब भी वैसे होना है दोनों मेथड में। प्रॉफिट कम होंगे, कम बटेंगे, हमारी पॉकेट में पैसा बच जाएगा। इंतजाम वैसे ही होना है दोनों में, प्रेजेंटेशन बदली। कुछ कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन कहीं और भी है क्या प्लस 2 अकाउंटेंसी में?
हाँ जी, +2 अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ कहीं और भी है, बिल्कुल है। कहां? जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती थी तो बीच में ही कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग। और जब कैपिटल फिक्स होती थी तो करंट अकाउंट अलग और कैपिटल अकाउंट अलग। तो कोई फर्क थोड़ी है दोनों में, दोनों में टोटल तो एक ही है, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का टोटल तो एक ही है। फिर फायदा क्या उसका? प्रेजेंटेशन, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि ओरिजिनल कैपिटल इतनी है और बाकी चीजें इतने की। तो कैपिटल फिक्स में अलग अलग दिखा देते हैं, फ्लक्चुएटिंग में अलग अलग नहीं दिखाते। इसलिए ऐसा ही इधर है कि भाई इस मेथड में कम से कम ये तो पता लगता है कि ओरिजिनल असेट कितने की थी और वो घट घट के इतना डेप्रिसिएशन लग के कितनी बची, उसका ओरिजिनल वैल्यू तो पता लगता है ना कम से कम। प्रेजेंटेशन ऐसी करते हैं आप बस, बाकी रियल में कोई फर्क नहीं, वहां भी नहीं था। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो दोनों चीजें इकट्ठी दिखेंगी, कैपिटल ओरिजिनल और बाकी चीजें, इंटरेस्ट, सैलरी, ड्राइंग सब। और फिक्स होगी तो अलग अलग कर दोगे दो टुकड़ों में, टोटल तो एक ही बनेगा, वही चीज है। क्लियर रख लोगे याद। ये क्वेश्चन बड़े लोग गलत बताते हैं कि क्यूमुलेट होता है तो पी एंड एल में आएगा कि नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर। चलो कल कंटिन्यू करते हैं। आप फिलहाल होमवर्क में एक तो ये थियोरेटिकल बातें लिखी हैं स्टार्टिंग में जो मैं बता चुका हूं, ये डेफिनेशन भी आपको बताया, ये यहां लिखी पड़ी है, देखो ये डेफिनेशन, और ये सब चीजों के मीनिंग समझा रहा है, सब चीजों के मीनिंग समझा रहा है। लाइफ सेट करते वक्त कौन सी चीजें माइंड में रखे समझा रहा है। जर्नल एंट्री समझा रहा है जो मैंने अभी करके दिखाई, और ये वो भी बता रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली बात आपने अभी लगाया ना, ये देखो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे लगता है ये मैं बता रहा था, फॉर्मूले नोट्स में है, ये देखो फॉर्मूले, ये देख पेज नंबर 3 पे फॉर्मूले हैं एसएलएम के, और ये क्वेश्चन पढ़ के आना 1 सिंपल डेप्रिसिएशन का। फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाया, उसका फॉर्मूला जो मैं बता रहा था ये लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है ना। अभी उसका एक क्वेश्चन भी करके दिखा रहा है थर्ड। तो आप ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाओ, बाकी कल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, यहां तक आगे कल देखते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन सोल्ड हैं, पढ़ाओ।